हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नाल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ शाविला पहुंची तो 1 घंटे से ऊपर वक्त हो गया था। अलीदान शाह सिटिंग रूम में ही चहलकदमी करते हुए उसकी रात देख रहा था। उसे अंदर आता देखकर वह जल्दी से बैठकर उसके पास आया। आप इतनी देर से क्यों आई हैं हनी? हैरियत है ना? अलीदान ने उसे दोनों बाजू से गिरफ्त में लिया था। मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी तो बस इसमें देर हो गई। अलीदा ने उसके तासरा देखे जो आम दिनों से मुख्तलिफ थे। अलीदा ने महसूस कर लिया कि कुछ खास बात हुई है। उसकी भीगी हुई पलकें, सूजे हुए पेवोटे और कामता हुआ वजूद चीख चीख कर अपनी हालत बयान कर रहा था। अलीहा ने आपसे क्या कहा हनी? अलीदा ने उसका चेहरा थामा। आने खामोश स्पॉट नजू से उसे देखा। मैं आपके लिए रात का खाना बनाती हूँ, यह कहकर किसी बुत की तरह किचन में जाने लगी, लेकिन अलीदा ने खींच लिया। और उसके बाद अलीदा ने उसकी गुमसुम हालत बर्दाश्त करना बाहर था। उसके बाद वो तकलीफ से मुस्कुराई। फिर बात करेंगे कि आगे क्या होगा। उसकी गिरफ्त से खुद को छुपाकर वह किचन में जाने लगी। तभी अलीदा ने उसकी कलाई थाम कर रोका। झूठी आन? अलीदा ने उसको प्यार से छोटी आन कहता था। आज झूठी आन पुकारा कि वो अपने दिल की हालत अपने शोहर से छुपा रहे थे। आन ने चौंक कर मुड़कर उसको देखा और मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ देने में मुकम्मल नाकाम थी। हाँ, वो झूठी ही थी। अलीदा को उसकी नीली चमकती हुई आंखें खूबसूरत लगती थी और आज ये नीली चमकती हुई आंखें ठहरे हुए पानों की तरह थी, साकत, विदाउट एनी इमोशनल। डिनर के बाद बात करेंगे। वो मुड़ी, लेकिन अलीदा ने उसे खींच कर अपने गले लगा लिया और जोर से मोहब्बत से बीचा। वो जान गया था, वो उसकी खामोशी से जान गया था कि आन इस वक्त किस करब से गुजर रही है। खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करके मेरे जज्बात के साथ मत खेले हनी। किसने कहा है आपको? किसने कहा कि मेरे तरफ देखकर यूं जबरदस्ती मुस्कुरा दे? बोले। वो भी दिल से तकलीफ में था। आन का चेहरा अलीदान के सीने में पेवस्त था और खुद हाथ लटकाए जैसे बेजान से खड़े थे। हमेशा की तरह अलीदान की हसार की गरमाइश ने उसके वजूद के गिर सुकून का हसार खींच लिया था, जिसमें वो खुद को महफूज महसूस करती थी। उसकी मुर्दा रूह सांस लेने लगती थी तो क्या वो उसको छोड़कर बिना रूह वजूद हो जाती? खुद ही अपने जीने की वजह को अपने हाथों से बर्बाद कर सकती थी। उससे अलग होकर अगर जीती तो कैसे जीती वो? इससे किनारा करती तो कहाँ जा छुपती वो? लेकिन अब उसे अपने हाथों से अपने लिए कब्र खोदकर उसमें दफन होने का हुक्म सुना दिया गया था। हुक्म ना मानती तब भी जिंदा संसार कर दी जाती, रवैयों से, लफ्जों से, और अगर हुक्म मानती तो भी जिंदा लाश बन जाती। दोनों तरफ से हासारा उसके हिस्से में आता था। अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो सबको पहले बाहर निकाले। आन की मद्दम आवाज उसने बामुश्किल सुनी थी। अलीदा ने बटलर को कहा, सबको बाहर ले जाओ, मेरे हुक्म के बगैर कोई भी दाखिल ना हो। उसके बापा बटलर ने सब मुलाजमों को बाहर निकलने का कहा। सब बाहर निकल गए। अलीदा ने सर झुकाकर अपने सीने से लगी हुई खामोशी आन को देखा। अब बोल दे। इस वक्त मैं पहले ऊपर जाके अपनी कुछ चीजें पैक करूंगी। मैं ये जगह छोड़ रही हूँ। आंट साकत सी कड़ी जैसे अपने आप में नहीं थी, जैसे कोई डम्मी हो जिसे जो कहा जाए बस वो कहती जाए, किसी भी इस एहसास से आ रही। अलीदा ने अपनी मुठियां बीची। ये अलीहा ने कहा है आपको? वह हल्की आवाज में दारा। मैं ये बात खुद ही महसूस करती हूँ कि हम हमेशा साथ नहीं रह सकते। वह तलख हुई। अलीदा ने उसकी बात पर दांत पीस कर उसे झंझोड़ा। आनिया, होश में आए। मैंने उसकी मतलब अच्छी तरह से सोच लिया, फैसला हो चुका है। आन उसकी बात में मदहालत की। मैंने इस बात को कभी अहम नहीं समझा कि दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं। मेरी नज़र में आप बहुत अच्छे शख्स हैं। गुजरे अरसे के दौरान मैं यही सोचकर डरती थी कि कहीं आपसे मोहब्बत ना कर बैठूं। तभी खुद को हर बार याद दिलाती रहती थी कि बस आपको दुदकारना है, लेकिन वाकई दिल फरेब है। ये मुश्किल था खुद के जज्बात पर काबू पा सकूं। तभी मैं आपकी मोहब्बत में बुरी तरह से गिर गई और ऐसे ही गिरी हूँ कि अब शायद कभी ना उठ सकूं। लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं अपनी इस मोहब्बत में गिरकर आपको छोड़ सकती हूँ। आपकी मोहब्बत से खुद की मोहब्बत का मुआवजा करने लगूं तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि उससे पहले कि मैं मुकम्मल गिर कर फना हो जाऊँ, मुझे ये जगह और आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने दिल की हालत बयान कर गए, लेकिन उसे मोहब्बत का इतराफ़ ना करने वाली लड़की ने इतराफ़ मोहब्बत कर लिया था। अलीदान उसे खामोशी से सुन रहा था और उसकी बातों से अंदाजा लगा रहा था कि अलीहा ने उसे क्या क्या कहा होगा। ताहम रिजल्ट तो साफ जाहिर था कि अलीहा अपना महाज पर कामयाब ठहरा था। दोनों की जिंदगी का फैसला दूसरों ने कर दिया था और आन उनके जाल में फंस गए थे। क्या आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा कि मैं क्या महसूस करूंगा? अलीदा ने उसे दुख और तासुब से देखा। उसे सख्त लहजे में साय लाया। आपने कभी भी मेरे जज्बात पर गौर नहीं किया। आपने हमेशा मेरे साथ जो भी किया अपनी हवाश पर किया, अपनी जिद पर किया। इसमें मेरी मर्जी का अमल दह कहाँ है? वह इस्तफहामिया
नजरों से उसे देखेंगे तो क्या आप समझती हैं यहाँ से जाकर मुझे नजरअंदाज कर सकेंगे, भूल पाएंगे? अलीजान के लहजे में क्या नहीं था, दुख था उसके खो जाने का, छीन जाने का, उसे यूं छोड़कर जाने का। मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे से परेशान नहीं होंगे। एग्रीमेंट की डेडलाइन जिसमें हम राजी हुए थे वो भी गुजर चुकी है। मुझे खुद पर यकीन था कि मैं आपके साथ नहीं रह सकूंगी क्योंकि मेरी आपसे मोहब्बत आपकी मोहब्बत की मिकदार से कम है। अलीदान अब भी दिल में बहुत गुस्सा था। गुस्सा उसे अलीहान पर था, लेकिन आने कोई तवज्जो ना दी। जब ये दोनों साथ थे, सबसे अहम बात यह थी कि उनमें से एक मनसूबाबंदी करता रहा था, और अब जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो उसकी वजह यह थी कि दूसरों ने उनकी जिंदगी की मनसूबाबंदी कर ली थी। उसे लगा वो बेवकूफ़ बनना है, और आन वो जालिम है जिसने उसे बेवकूफ़ बनाया। अलीदान शाह, आई एम ट्रूली सॉरी। मैं आपको अब कभी नहीं दे सकूंगी, मुझे अपना वादा निभाना है। कितनी तकलीफ थी उसके लहजे में, ये अलीदान को साफ महसूस हो रहा था। वो मुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। उसका सामान ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसकी किताबें थी और कुछ पेपर्स। उसने सब अपने लगेज में डाले और अब आइंदा कभी नहीं आएगी। वो जैसे ही अपने लगेज उठाकर दरवाजे तक आए, अलीदान कमरे में दाखिल हुआ और सर्द अंदाज में दरवाजा बंद करके लाक लगा दिया। जब आन ने उसके तासा देखे तो वो लाशौरी तौर पर परेशान होकर 2 कदम पीछे ही आन 2 कदम पीछे होकर रुके थे और खुद को पुरस्कून जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन अलीदान के खतरनाक तेवर देखकर अंदर तक काम गए। आपने अपनी पैकिंग कर दिया? मैंने कहा। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास कहने का कुछ नहीं तो मुझे जानी चाहिए। जब आन ने अपनी बात अटक अटक कर खत्म की, ताबी अलीदा ने कोई हरकत नहीं की और ना ही आन को हिम्मत हुई। वो उसके सामने दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे कह रहा हो जा सकती हैं छोड़कर तो जा कर दिखाएं। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। अलीदा ने आईब्रो उठाए। कितनी हंसी जोगी बात है, सिर्फ आज सुबह तक मैंने ये तय किया था कि आपको खुश रखूंगा, और मैंने आज का दिन रोमांटिक बनाने का भी इरादा किया था, और आखिर में क्या हुआ? आज दोपहर को अब सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर जा रही है कि मेरे भाई को आपकी नाम नहाज शनाहत पता चल गई है। आखिरी बार जब मदान को आपकी शनाख्त मालूम हुई थी, उसने भी तो यही अल्फाज किए थे, आन हनी तुम्हारी नजर में मुझे छोड़ देना इतना आसान है। हर वो चीज जो मैं आपकी खुशी के लिए करता हूँ वो कुछ नहीं। बोले जवाब दे मुझे। आन उसकी बात पर अपने होठों का किनारा काटा और नजर झुका खड़ी रही। बोले, अब अलीदा ने रूखी अंदाज में कहा था। आन ने जिद्दी अंदाज में सर उठाया। यस, बिकॉज आई हैव नॉट फॉलन इन लव विद यू, इसलिए आपको छोड़ना मेरे लिए आसान होगा। आप सच में बहुत ही जालिम है। इस दुनिया में सिर्फ आप ही मुझे रोने की हिम्मत कर सकती है। वो दुख से जैसे बुत बन गया था। सो आइंदा अपनी फीलिंग्स इन लोगों पर जाया मत कीजिएगा जो आपके काबिल ना हो। कुछ लोगों के दिल मेरी तरह काफी बेरहम और सर्द होते हैं और वो जीने के काबिल नहीं होते। आने मुठ्ठियां बीच ली और लगेज उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अलीदान शाह बिल्कुल भी नहीं हटा था, बल्कि राय रोकर खड़ा हो गया। आन में सर उठाकर उसे देखने की हिम्मत आती, सिर्फ हल्की आवाज में इतना कह सके, मुझे रास्ता दीजिए अलीदान शाह, मुझे बाहर जाना है। अलीदा ने अपना हाथ उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में उभरते हुए दुख देखे। उसकी पलकें भीगी सी थी और आंखों के किनारे पर नमी छलकने को बेताब थी। वह देख सकता था कि आन इस वक्त किस हालत से गुजर रही है। तब तक जब तक अलीदा शाह जिंदा है, मैं लोगों को ये इजाजत कभी नहीं दूंगा कि मेरे जज्बात से खेलकर उन्हें रोंदते हुए गुजर जाए। और आपको मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी जब तक मैं जाने नहीं देता। आप इस काबिल कभी नहीं है कि मुझे छोड़कर जा सके। ये कहते साथ उसके कांधे से पर्स निकालकर दूर फेंका, उसे खींचता हुआ बेड पर उछाला। आन उठने की कोशिश की, लेकिन उस पर पहले से ही झुकाया था। आन खौफ से चीखी थी, आप क्या करना चाहती हैं? क्या आप नहीं जानती? अलीदान का लहजा पत्थर की तरह सहा था। आन ने उठने की कोशिश की, लेकिन अलीदान के एक ही दिक्कत से बिस्तर पर पेट के बल गिर गए। आन ने कोशिश की उसके बाजू की गिरफ्त से निकल सके, लेकिन वो एक ताकतवर मर्द था। वो कहाँ तक मुकाबला करती? वो तकलीफ से कराई और पेट पर हाथ रखकर दर्द से चीखने लगे थे। अलीदान की हालत देखकर काफी परेशान हुआ। वो बिल्कुल भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। आने दर्द की शिद्दत से बेहाल होकर उसके बाजू में नाखून चबो दिए थे। वो काफी दर्द में थी। उसकी तकलीफ पर अलीदान ने देखा कि वो पूरी खून खून ही हो रही थी। अलीदान शाह नादान नहीं था, उसे अच्छे से इल्म था कि ऐसा कब होता है। तो क्या आन उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी? अलीदान मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। अलीदान ने जल्दी से उसे उठाया और चादर ओढ़ाई और उसे जल्दी से नीचे आया। मुलाजिम सब हैरान परेशान थे कि ये मालकन के साथ क्या हो रहा है। अलीदान ने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया। अब्दुल को चीख कर जल्दी से गाड़ी चलाने को कहकर वो आन को संभालने लगा, जो बेहोश हो रही थी। आंखें खोले हनी। आन, मेरी जान, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो बुरी तरह से परेशान हुआ था। उसके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। बहुत मुश्किल होता है अपनी प्यारी चीज को इस तरह तकलीफ में देखना। हॉस्पिटल पहुंचकर आन को जल्दी से इमरजेंसी रूम में लेकर जाया गया।
अलीदान भी साथ ही था। कुछ देर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि आन अब खतरे से बाहर है, अब ये ठीक है। आन होश में थी। उसने परेशान से पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ था, मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? डॉक्टर ने बताना चाहा, लेकिन अलीदान ने उसे मना किया। अब साहब बाहर जाएं, उनकी बात का जवाब मैं खुद दूंगा। डॉक्टर अदब से नजर झुकाकर नर्सिस के साथ ही बाहर निकल गया। वो अलीदान से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए लेटे लेटे ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन अलीदान शाह ने उसकी परवाह नहीं की और अब उसे किसी तरह से डील करना था। वो अच्छे से जान गया था उसे उसकी मर्जी पर छोड़ना उसके इख्तियार में नहीं था। भला कोई अपने वजूद से रूह निकाल सकता है? आप तो उसके बच्चे की माँ बने वाली थी। उसकी ज्यादा से ज्यादा केयर अलीदान पर फर्ज थी। वो आगे बढ़ा और बैग पर उसके पास बैठकर उसका नरम मुलायम हाथ अपने मजबूत हाथों के गिरफ्त में थाम लिया और दूसरे हाथ से उसे हल्का हल्का सहलाने लगा। आने उसके हाथ से अपना हाथ खींच कर निकाला और अपना चेहरा मोड़कर कमरे की विंडो से बाहर देखने लगी। उसकी आंखें नम और शदीद गरियां से सूज गई थी। उसने अलीदान से नजर मिलाने से मुकम्मल परहेज किया। अलीदान ने भी उसे करने दिया। वो उसे ज्यादा फोर्स करके उसकी वजूद को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। नरमी से मुस्कुरा कर बोला, आप बहुत ही कोई पागल लड़की हैं हनी, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल सका कि आप प्रेग्नेंट हैं? अलीदान ने उसके बाल प्यार से संवारते नरमी से जवाब लाए। आने चौंक कर उसे हैरत से देखा। प्रेग्नेंट? आन का दिल सुखा का सिमटा। वो प्रेग्नेंट थी? ये बात सुनकर उसे लगा बिजली जोर से कड़क कर उसके वजूद पर गिरी हो। उसके दिल में जबरदस्त जरब पड़ थी। नहीं, ऐसा किस तरह हो सकता है? अलीदान के साथ वो सिर्फ एक से दो बार बामुश्किल मिली होगी। उसके बाद अलीदान ने उसे बिल्कुल मजबूर नहीं किया था। आन उसके बाद की हर बात भूल गए। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। अलीदान ने प्यार से उसकी तरफ देखा। आप अब माँ बनने जा रही हैं, क्या मेरी बात समझ रही हैं? माँ? आन के मुंह से बेएहतियात सिसकी के साथ निकला। उसने अपना सर बेबसी से नफी में हिलाया। उसकी आंखें जलने लगी थी। जैसे ही उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अलीदान की आवाज नरम और खुशी से भरपूर थी। आनी, अब इस शादी की अनाउंसमेंट जरूरी है। हम अपने बच्चे को एक साथ एक घर देंगे। उसकी बात सुनकर आने से नम आंखों से देखा। अलीदान ने उसकी नम आंखें देखकर लब बीच लिए और उसे वहीं पर लेटे लेटे अपने हसाब में लिया। आन उसके वजूद के साथ लगते ही बुरी तरह से रोने लगे। चुप करें प्लीज, इतना मत रोए, ये आपकी सेहत के साथ हमारे बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। अलीदान मोहब्बत से उसका सर थपकने लगा। अलीदा शाह हस्बे ममूल आज भी ऑफिस से जल्दी भी लाया था। अन्य की तबीयत की वजह से वो अब उसे ज्यादा वक्त दे रहा था। उसके खाने पीने और सोने जागने के साथ शाम को विला के वसी व अरीस लान में चहलकदमी को भी उसने आन की रूटीन बना लिया था। इस कदर केयर पर कभी कभी आन जिद हो जाती, लेकिन अलीदा शाह बस मुस्कुराता रह जाता। उसकी केयर जैसे उसके लिए इबादत का दर्जा रहती थी। दिन ब दिन उसकी मोहब्बत में इजाफा ही हो रहा था। अलीहान को यह बात मदहान से मालूम हुई। वो बस गुस्सा खाकर आ गया था। आज भी वो जल्दी आ गया था। मुलाजम से पूछने पर मालूम हुआ कि आनिया मैम अभी तक नहीं उठी है, तो वो मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में आया तो आन बेड पर पुरसकून नींद सो रहे थे। खिड़की से आती हुई सूरज की बनफशी शुआएं आन के सफेद लबाब पर पड़कर उसके बड़े बड़े वजूद को और खूबसूरत और माहौल को ख्वाबनाक बना रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया और बेड के किनारे पर नहायत ही आहिस्तगी से बैठ गया। उसके एहतियात से बैठने के बावजूद भी फोम का नरम बेड उसके बैठने पर हल्का सा इर्तिशाम में आया, जिसे आन की मीठी नींद में हलल वाक़या हुआ और उसने बामुश्किल अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसको देखा। अलीदान उसके उठने पर नरमी से बोला, कैसी तबीयत है हनी, आपको नींद अच्छी आई? साथ ही बिस्तर पड़े हुए आन के मेहरूती उंगलियों वाला बिना किसी आराय से पाक हाथ को अपने दोनों मजबूत हाथों में उठाकर नरमी से दबाया। बस अभी जागी हूँ। उसने दनासा उसकी हैरत पूछने वाली बात गोल काट देती। मलिकान शाह ने उसका हाथ छोड़कर प्यार से उसके नाक की सुरख चोटी दबाई। मेरी छोटी सी आन, आपका गुस्सा दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है। ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं। जब से आन के साथ वो वाकया हुआ था, उसके बाद अलीदान कोशिश करता था कि उसे हर तरह से खुश रखे। आने हनकोरा बड़ा, मेरे पूर बहुत सहत है, मेरे पर बहुत सहत है, इसलिए मेरा बच्चा भी मेरी तरह सहत जान होगा। बात दुरुस्त, आप वाकई बहुत सहज जान है, आप में भी बर्दाश्त भी बहुत है, इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ। अलीदा ने शरारत से उसकी थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया। उसके अल्फाज से आन के ज़हन की स्क्रीन पर कई रो पहले और मन मोहने से मंजर लहराए थे और आन को वह सब याद आते ही शर्म से सुर हुई थी। उसके लिए ये एहसास ही बहुत अनोखा सा था कि वो अलीदान शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका अपना बच्चा। आन के होंठों पर ममता बड़ी प्यार से मुस्कुराहट आई और चेहरा ममता के रंगों से रोशन हो गया। अलीदा मोहब्बत सा उसको देख के गया।
अलीदान उसे घर से बाहर आउटिंग पर लाया था। आने उसके साथ एक अच्छा दिन गुजारा था। अलीदान उसको डिनर करवाने उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट लाया था। अगर वो खुश नहीं थी तो उदास भी नहीं थी, पुरसकून थी, ममता के रंगों में नहाई हुई मुतमिन सी। अलीदान उसे मसल से इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो सुनकर बस सारे हिला देती थी। आप भी अलीदान ने उसको कह रहा था, आप अच्छे लोगों की बातें ध्यान से नहीं सुनती हनी। अलीदान ने खुद को अच्छे लोग कहकर शिकवा किया। आने खामोश नजर उठाकर नासमझी से देखा। मिसाल के तौर पर हल्की आवाज में पूछकर नजरें झुका गए, हनी मुझे हब्बी कहकर बुलाएं। अलीदान ने फिर से अपनी बात दोहराई थी। शायद वो काफी देर से उसे मतवज्जो कर रहा था, लेकिन आन की तवज्जो उस पर ना थी। उसकी बात सुनकर आन के गाल पर सुर्खी छा गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर बिखरे हया के रंग देखकर अलीदान शाह ने उसके टेबल पर रखे हुए खूबसूरत मोमी हाथ अपने हाथों में बढ़कर मोहब्बत से उन्हें होंठों से मिस किया। हब्बी कहकर बुलाने की वजह यह है कि आप अपनी नई शिनाख्त को जितनी जल्दी हो दिलो व ज़हन से माने, यूँ समझे कि यह खुद आपको एक नई शिनाख्त के मुताबिक डालने में बेहतरीन तरीका है। इसीलिए वो रुका और उसकी नाक को मोहब्बत से खींच कर प्यार से कहा, जितना जल्द मुमकिन हो आप समझे, क्या आप मेरे बच्चे के सामने भी मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। वैदान उसे मोहब्बत व नरमी से आहिस्ता आहिस्ता गाइड कर रहा था, लेकिन जब उसे हबी कहने का सोचती थी तो उसे अजीब सी बेचैनी होती थी, क्योंकि वो बाप के रिश्ते के सिवा पली बढ़ थे। उसने कभी अपनी माँ को लफ्ज हबी या सुनिए जी कहता नहीं सुना। सो हबी और डैड जैसे अल्फाज से वो अनजान थी, उसके लिए दोनों लफ्ज अजनबी थे। तभी वो अलीदान को हबी कहकर बुलाने पर हिचकिचा रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करूंगी, अब ये लफ्ज कहना मुझे मुश्किल आता है। आन के लहजे में बेबसी थी। अलीदान ने गहरी सांस भरी। मैं भी देखना चाहूंगा आप खुद को कैसे समझाती है। अच्छा है जितनी जल्दी इस रिश्ते को समझ जाए, इस तरह आप खुद को मजबूत और मेरे हिसाब में महफूज महसूस करेंगे। आजमा कर देख लें। उसके बाद पर आनिया ने बेसाता स्वाब में सर हिलाया था। मैं कोशिश करूंगी अलीदान। आने उसे मायूस नहीं किया था, फिर उसके साथ हल्का फुल्का सा मजाक करके उसका दिल बहलाता रहा, क्योंकि वह जानता था उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसे यकीन था कि आन अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो अपनी मोहब्बत से किरत से उसका दिल मोड़ना चाहता था। वापस विला आकर अलीदान शाह उसे ऊपर कमरे में लाकर बेड पर बिठाया, फिर ये कहकर कि उसे अभी कुछ जरूरी फोन करनी है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक वो जाकर गर्म बातें और आराम करे। आने भी चुप कर उसकी बात मानी। अलीदान सीने से उतरकर नीचे स्टडी रूम में आ गया था। सोफे पर बैठकर कप फोल्ड किए और रिलैक्स अंदाज में बैठकर दानियाल को फोन किया। दानियाल, अमान इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पेश करो। क्या बना? मालिक, आपने जैसा हुक्म दिया हमारे बंदों ने वैसे ही किया। उनके शेयर होल्डर्स को हम अपने साथ मिला चुके हैं। अब अवान ग्रुप वाले के शेयर्स रातों रात गिर चुके हैं। खरबों का नुकसान पहुंचा है और जिन जिन से कंट्रैक्ट था वो सब हमने कैंसिल करवा दिया। अब शायद ही वो दोबारा उठ खड़े हो सके। दानियाल ने तफसील से बताया। उन पर मसलसल लगे रहो। आपके बाद मैं उनको अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा कि उम्र भर याद रखेंगे, या तो सड़कों पर आकर भीख मांगेंगे या मुल्ला छोड़कर भाग जाएंगे। अलीदान के लहजे में साथी और आंखों में सर्द मैडी से आ गया थे। उसने बदले की पहले किस चुका दी थी। कुछ देर बाद खुद को परसकून करता फोन रखकर वह ऊपर कमरे में आ गया। आन अभी तक शावर ले रहे थे। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर वो चंद मनाजर सोते हुए अलीदान शाह ने बामुश्किल अपना हलक तार किया था। फिर एक ठंडी सांस भरकर उसने अपनी तवज्जो हटा ली और बढ़कर बेड के किनारे बैठ गया। उस साइड पर पड़ के भी आन की बुक उठा ली। ये एक एक्सरसाइज बुक थी। शुरू से आधी किताब वो पढ़ चुकी थी। वर्कदानी करते हुए यूं ही उसकी नजर एक वर्क पर सैप पर बने हुए कार्टून पर गए। नीले रंग का बेबी एलिफेंट बना हुआ था, मासूम सा चेहरे वाला, जो अपने सामने खड़े शेर को झुककर सलाम कर रहा था। उस पर कैप्शन था, छोटा सा हाथी हाथ की तरह आजिज है, जबकि शेर दराज कदम और ताकतवर है। अलीदान कुछ नहीं बहुत कुछ समझ गया था कि आन क्या चाहती है। बेबी एलिफेंट आनिया थी और शेर अलीदान को कहा गया था। वो मुस्कुराया। मेरी छोटी आम। उसने वर्क पलटा। आपकी हाका मुतली था। शेर बेबी एलिफेंट का गोश्त ऑफर कर रहा था, जबकि छोटा बेबी एलिफेंट छीनी नजर से केले के दर्द को देख रहा था। उसने वर्क पलटा। यहाँ कोई ड्राइंग नहीं थी, सिर्फ अलीदान शाह लिखा हुआ था और उसके आगे सवालिया निशान लगा हुआ था। हाँ, वो इन तस्वीरों के वसीले से आन के दिल के मुतजाद कैफियत दे सकता था। अभी वो आगे पढ़ना ही चाह रहा था कि जब आन वॉशरूम से बाहर आए। उसे अपने बाल तौलिए से बांधे हुए थे। बाहर आकर आने ने तौलिया निकाला और आईने के सामने खड़ी होकर बाल खुश्क करने लगे। तभी आईने से अलीदान नजर आया, जिसकी बुक हाथ में पकड़े उसकी तरफ ही अपनी रोशन चमकती हुई नजरों के साथ मुतवज्जो था। कुछ सोचते ही वो जल्दी से आगे बढ़ी, उसके हाथ से बुक छीन ले। उसे घूरकर हफ्के से बोले, आप दूसरों की चीजें उनकी इजाजत के सिवा क्यों उठा लेते हैं? ये आदत आपकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बुक लेकर सैप पर रखते हुए बोले। उसकी बात पर अलीदान मुताजिब हुआ और आबरू झुकाकर उसे ठंबे से घूरा।
ذرا درست کی کالے ہنی، یہاں دوسرا کون ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی ٹانگیں کراس کر کے سیدھا ہو کر لیٹا۔ آپ بھی میری، یہ کتاب بھی میری، اور یہ بیبی بھی میرا۔ اسے ہاتھ پر آ کر اسے تھام کر اپنے قریب کیا۔ آن اس کی بات پر لاجواب ہوئی تھی، لیکن پھر بھی منہ بنا لیا۔ لیکن یہ بک مکمل میری ہے۔ اچھا، تو آپ چھوٹی ایلیفینٹ ہو اور میں شیر ہوں؟ وہ شریر ہوا تھا، اسے واقعی مزہ آ رہا تھا، لیکن آن بنا کچھ کیے ہوئے سر نفی میں ہلا کر اس کی گرد سے نکل کر اڑ کر واپس جا کر آئینے کی طرف بڑھ گئی اور اسٹول پر بیٹھ کر اپنے بال سکھانے میں مصروف ہو گئی، جیسے اس کے سوا کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ الدان آرام سے اٹھا، اس کی طرف پیش قدمی کی، اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائی، اسے تکنے لگا اور ایک انگلی ہونٹوں پر تھپکتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ چھوٹی سی ایلیفینٹ کیوں ہیں؟ یہ سمبل ہے۔ ایلیفینٹ سبزی خور ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو طاقتور لگتا ہے لیکن در حقیقت کمزور ہے۔ نے بنا سوچے سمجھے جٹ سے جواب دیا۔ الدان نے سر دھنا۔ یس، یہ آپ کے تصور سے بہت حد تک میل کھاتا ہے۔ آپ دیکھنے میں جتنی مضبوط ہو، آپ کا دل اتنا ہی کمزور ہے۔ آنے آئینے میں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ چھوٹا ہاتھی اور شیر بظاہر تو ایک جتنے قد کے لگتے ہیں، لیکن ان کی دنیا ایک دوسرے مختلف ہے، ان دونوں کے جیسے۔ الدان کے چہرے کے قریب جھکا، ان دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ ان کا گال الدان کے سانسوں کی تپش سے جلنے لگا اور دلیں جیسے سپیڈ پکڑ لی گئے تھے۔ دھڑکن کے محسوس کن لاگ الپا تھا اور اس نے اپنی دھڑکنیں سنبھالنے مشکل لگے تھے۔ بے احتیاط دل پر ہاتھ رکھ کر وہ غیر ارادی طور پر کچھ پیچھے ہوئے۔ الدان نے اس کی حرکت پر تھوڑی سی دوری بنا کر جیسے اسے ریلیکس کیا تھا اور گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی، میری نظر میں آپ ایک بلی ہیں اور میں ایک چیتا۔ ہم دونوں ایک ہی نسل کے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک کمزور اور دوسرا طاقتور ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کی حفاظت کر سکوں۔ اس کے چہرے کو تھاما اور اس کے چہرے پر آئی ہوئی نم لٹوں کو سنوارا۔ آن کا دل در در کرنے لگا تھا، وہ واقعی ساحر تھا، اپنے لفظوں کا جال بکھیر کر اسے محسوس کر دیتا تھا، مسحور کر دیتا تھا۔ وہ واقعی جو بھی کہنا چاہتا تھا ہمیشہ خوبصورت پیراہے میں کہہ دیتا تھا، اور خود وہ اتنا تو اپنے آپ کو یاد لاتی رہتی تھی کہ اس کی نہ سنو، اس کی نہ مانو، اسے دور ہو، کہیں بات ہو، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب ناممکن تھا، وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی، زیر ہو چکے تھے۔ اس کے الفاظ ہمیشہ اس کے دل کو درکاتے تھے۔ اسے اپنے سوچوں سے واقعی خوف محسوس ہوا، وہ بیوقوف نہیں تھی، خود خوب سمجھ رہی تھی۔ یہ احساس اگر یہ عشق نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کیا وہ اس کی عادی ہو رہی تھی؟ اور کسی کا عادی ہو جانا کسی کے اسیر ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔